फिल्म की शुरुआत होती है बेकी से, एक ऐसी लड़की जिसे अचानक पता चलता है कि वह गर्भवती है। लेकिन उसका प्रेमी जो शादी के ख्वाब देखने वाला था अब कहता है कि वह बच्चा छोड़ दे ताकि उनकी शादी हो सके। बेकी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं। आधे रास्ते में बेकी को अचानक उल्टी का एहसास होता है और वह अपनी कार घास के एक टुकड़े के पास रोक देती है। लेकिन तभी घास से एक लड़के की मदद की पुकार सुनाई देती है। कार्ल बिना किसी सोच विचार के घास में दौड़ पड़ता है और बेकी जो अभी भी घबराई हुई थी उसका पीछा करती है। बेकी फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन घास के इस घने जंगल में फोन का सिग्नल गायब हो जाता है। उसकी आवाज दूसरी ओर से जल्दी ही सुनाई नहीं देती। फोन रखने के बाद जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने सिर्फ लंबी और घनी घास की दीवार थी। उसे और कार्ल को एक दूसरे से अलग हो जाने का एहसास हुआ। अब उनके पास सिर्फ एक तरीका था, अपनी आवाज पर भरोसा करके एक दूसरे को ढूंढना। दोनों के बीच सिर्फ 100 मीटर का फासला था, लेकिन फिर भी घबराई हुई बेकी जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसे यह एहसास होता है कि घास का यह टुकड़ा कुछ सामान्य नहीं है, कुछ गड़बड़ है जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। कार्ल जो पहले से ही घबराया हुआ था अब एक दलदल में गिर जाता है और एक मरे हुए कुत्ते को देखता है। यह देखकर दोनों और भी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी लड़के को खोजने का इरादा नहीं छोड़ते। हालांकि रात हो जाती है और फिर भी वे एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते। इसी दौरान बेकी की मुलाकात एक अधेड़ उम्र के आदमी से होती है जो दावा करता है कि वह उस छोटे लड़के का पिता है और उसे झाड़ियों से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। लेकिन उसका परिवार यहाँ फंसा हुआ है, इसलिए उसे रुककर उनका पता करना पड़ रहा है। बेकी को शक होता है, लेकिन फिर भी वह अस्थायी रूप से उस आदमी पर विश्वास करती है। यह घास का टुकड़ा एक रहस्यमय और खतरनाक जगह बन चुका था। जैसे ही कार्ल उस छोटे लड़के से मिला, लड़के ने अपना हाथ मरा हुआ कौवा दिखाया और कहा, मृत चीजों को ढूंढने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है। घास मृत चीजों को नहीं हिलाती। ये बात सुनकर कार्ल हैरान हो गया और उसने लड़के से पूछा, क्या तुम जानबूझकर हमें यहाँ लाए हो? लेकिन लड़के ने इसका साफ इनकार किया और बताया कि उसका परिवार यहाँ गलती से आ गया था क्योंकि उन्होंने मदद की पुकार सुनी थी। इससे पहले कि कार्ल और लड़का आगे बढ़ पाते, दोनों ने अचानक देखा कि वे बेकी से मिल चुके थे। कार्ल हैरान था। उसने सोचा, लड़के को कैसे पता चला कि बेकी उसकी बहन है और वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी? इस सवाल ने कार्ल को और भी भ्रमित कर दिया, लेकिन फिर भी वह लड़के का पीछा करता हुआ झाड़ियों में घुस गया। वहां उसने देखा एक विशाल काला पत्थर, जिसके पास पहुंचते ही लड़के ने उसे छू लिया और उसकी त्वचा पर बाल खड़े हो गए। कार्ल भी उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी समय बेकी की चीख अचानक दूर से सुनाई देती है और जैसे ही उसने उसे सुना, समय 10 मिनट पहले वापस लौट जाता है। यह एक अजीब तरह का लूप था जिसमें सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। बेकी अपने बच्चे के अचानक जन्म के कारण संगीत की दुनिया छोड़ चुकी थी और अब एक स्थिर नौकरी की तलाश में थी। जब वह और कार्ल बात कर रहे थे, बेकी ने अचानक किस पर कदम रखा। अचानक सामने एक पैकेज, दवाइयां, कैंची और जलते हुए महिला के बालों का गुच्छा आ गया। जैसे ही उसने सिर उठाया, वह सब हवा में गायब हो गया। बेकी की चीखें अब भी दूर से सुनाई दे रही थीं। कार्ल बिना किसी देरी के झाड़ियों में भागा। अब समय मानो रुक गया था। कुछ समय बाद बेकी के प्रेमी ने उसे खोजने का प्रयास शुरू किया। उसने चर्च के पास खड़ी एक धूल से ढकी लाल कार देखी जो कुछ ही समय पहले यहीं खड़ी थी। फिर उसे एक किताब मिली जो साफ तौर पर बेकी की थी। झिझकते हुए उसने झाड़ियों में कदम रखा और तभी एक रहस्यमय माहौल ने उसे घेर लिया। हर कदम पर घास के बेल्ट में गांठें बन रही थीं, जो बाद में अपने आप खुलने लगी और फिर रात का अंधेरा लौट आया। जैसे ही उसने देखा, वह वही जगह थी जहां वह पहले खो चुका था। अब वह छोटे लड़के के पास था और लड़के ने उसे सीधा नाम लेकर पुकारा। क्या तुम्हें याद है? यह सवाल कार्ल को घेर लिया क्योंकि यह वही जगह थी जहां वह पहली बार आया था और अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद यह सब कुछ सिर्फ एक खौफनाक लूप है जो कभी खत्म नहीं होगा। छोटे लड़के ने कहना जारी रखा कि उसने ग्रे को बेकी के शरीर को खोजने के लिए प्रेरित किया, जो अब सूखा और बदसूरत हो चुका था। ग्रे जो पहले से ही भावनात्मक रूप से टूट चुका था, पूरी रात उस शरीर की रखवाली में बिता चुका था। चौथे दिन उसने बेकी का हार उतार लिया और फिर अचानक वह छोटा लड़का भी गायब हो गया। उस समय सड़क से एक आवाज आई। ग्रे ने जल्दी से मदद के लिए चिल्लाया। जब उन्होंने मदद के लिए पुकार सुनी तो वे घास में घुस गए। ग्रे को तत्काल एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ था। किसी भी शिकायत से पहले वह अचानक घास के बीच एक काले पत्थर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, एक रहस्यमय शक्ति ने उसे खींच लिया। अगले दिन एक नया दृश्य सामने आया। लड़के की मदद के लिए पुकार सुनकर बेकी और कार्ल फिर से घास में चले गए, लेकिन इस बार ग्रे ने अपनी प्रेमिका की आवाज पहले सुनी और उसने जोर से बेकी का नाम पुकारा। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कार्ल हैरान होकर बोला, तुम हमारे सामने कैसे हो? इस समय ग्रे ने भी लड़के की आवाज सुनी और देखा कि उसे मरा हुआ पिल्ला मिल गया है। लेकिन यह वही कुत्ता नहीं था जिसे पहले कार्ल ने देखा था। यह वही मरा हुआ कुत्ता था जो फिल्म की शुरुआत में कार्ल ने देखा था।
था। ग्रे को अचानक एक विचार आया और उसने लड़के से कहा, तुम मरे हुए कुत्ते के पास रहो और जोर से बात करो। लड़के के अनुसार घास मृत चीजों को नहीं हिलाती, तो शायद यही तरीका था बाहर निकलने का। और जैसा कि उसने कहा, वे फिर से मिल पाए। लेकिन अब उनके सामने एक और समस्या थी। ग्रे के अगले शब्दों ने सबको अविश्वसनीय बना दिया। अब बहस करने का समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। ग्रे को अचानक एक और विचार आया और उसने लड़के से कहा, मेरे कंधों पर सवार हो जाओ। लड़का चुपचाप उसकी पीठ पर चढ़ गया। दूर में ग्रे को एक चर्च दिखाई दिया और वे निर्णायक रूप से चर्च की ओर बढ़ने लगे। जब चारों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, बेगी ने ग्रे से कहा, क्या तुम मेरे बच्चे की जीवन शक्ति महसूस कर सकते हो? उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। उसी समय कार्ल का फोन अचानक बज उठा। यह अचानक की आवाज ने सभी को चौंका दिया। ग्रे ने सतर्कता से कार्ल की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। गर्म मौसम और भाग्य की प्रतिक्रिया के कारण बेकी जल्द ही अपने कदम नहीं उठा सकी और जद्दोजहद में आगे बढ़ गई। लेकिन तभी अचानक लड़के के पिता रॉस का प्रकट होना था। उसने बेकी पर सीपीआर किया और उसे बचा लिया। रॉस ने कहा, हमने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने चर्च की ओर रुख किया, उन्हें एहसास हुआ कि चर्च गायब हो चुका था। अब उन्हें रॉस के नक्शे कदमों पर चलना पड़ा, लेकिन यह कदम उन्हें सीधा ब्लैकस्टोन तक ले आया। रॉस ने खुद को ब्लैकस्टोन का आस्तिक बना लिया और उसे ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। जैसे ही कार्ल ने ब्लैकस्टोन को छूने का प्रयास किया, एक गंदी महिला अचानक प्रकट हुई। ये पता चला कि वह वही लड़के की मां थी। उसने रॉस पर आरोप लगाया कि वह एक बड़ा झूठा है और खुद को मारने की कोशिश कर चुका है। रॉस उलझन में था, लेकिन फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। ये महिला वह दूसरी मां नहीं थी, बल्कि शुरुआत में वह पहली मां थी और रॉस ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अब स्थिति और भी गंभीर हो चुकी थी। रॉस ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और स्थिति के हाथ से बाहर जाते देख उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला और बाकी सबको डराया। हताशा में लड़के का कुत्ता अचानक प्रकट हुआ और सबको एक परित्यक्त घर की ओर ले गया। हालांकि रॉस से बचने के बाद ग्रे और कार्ल के बीच झगड़ा शुरू हो गया। कार्ल ने गुस्से में आकर ग्रे पर आरोप लगाया कि उसने गर्भवती बेकी को अकेला छोड़ दिया। ग्रे ने भी पलटकर कहा कि बेकी के लिए उसकी भावनाएं, लेकिन उनकी लड़ाई में लहरों की एक और लहर तेज हो गई। तभी रॉस ने पकड़ लिया और हिंसक रूप से दरवाजे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। सभी ने तुरंत छत पर चढ़ने का फैसला किया और वहां क्या देखा, चर्च उनके सामने खड़ा था। यह देखकर सभी हैरान रह गए। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि कुत्ते ने एक गुफा ढूंढी और वह उसे पार करके सीधे सड़क पर पहुंच गया। ग्रे ने गुफा का स्थान खोजने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह छत से गिर गया। सौभाग्य से कार्ल ने उसे बचा लिया, लेकिन एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने ग्रे का हाथ छोड़ दिया। अब कार्ल ने अपनी भावनाओं को निर्णायक रूप से व्यक्त किया और उस लड़ाई में अपनी स्थिति को खत्म कर दिया। अप्रत्याशित रूप से यह दृश्य पीछे खड़ा लड़का देख रहा था। इस समय रॉस भी छत पर दौड़ते हुए आ गया। कार्ल ने बेकी को गुफा से बाहर भागने के लिए कहा, लेकिन बेकी ने जोर दिया कि वह पहले अपने प्रेमी को ढूंढेगी और फिर अकेले चली गई। कुछ ही समय बाद कार्ल को रॉस ने पकड़ लिया। इस पल में कार्ल ने देखा कि उसके चारों ओर अनगिनत लाशें पड़ी थीं। वहीं दूसरी ओर बेकी का सामना भी रॉस से हुआ। दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई और बेकी ने जमीन पर पड़ी कैंची उठाकर रॉस की आंखों में जोर से घोंप दी। फिर वह भारी बारिश में भागने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में अनगिनत घास के राक्षस उसके चारों ओर दिखाई दिए। वे उसे घेरने लगे और धीरे धीरे उसे काले बोल्डर तक ले गए। इस पल में घास पूरी तरह से जीवित हो गई और लयबद्ध रूप से लहराने लगी। बेकी ने दर्द में कराहते हुए अपने बच्चे के जन्म का सामना किया और उसने कार्ल से अपनी आखिरी बातें याद दिलाई। उसे ग्रे से सावधान रहना चाहिए था और कभी भी उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। ये वही कॉल था जो कार्ल को पहले भी मिल चुकी थी। जैसे जैसे बेकी का दर्द बढ़ा, अचानक बोल्डर के सामने एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया और उस गड्ढे में हजारों मुरझाई हुई और ठंडी मृत आत्माएं सड़ रही थीं।